हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। हम एचटेट 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। डेली लगभग 10 क्वेश्चन करते हैं, तो हमने 39 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे 40 क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप उसका रिव्यू ज़रूर किया करें ना। लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा सेशन अच्छा जा रहा है, क्लास इंटरेक्टिंग हो रही है, बच्चों को समझ आ रहा है ना। अगर कुछ इम्प्रूव करना है आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सजेशन नहीं लेती हूँ। आई विल ओपन टू सजेशंस, क्योंकि मुझे भी अभी सीखना है और सीखना है कि कैसे मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकती हूँ और बेटर बना सकती हूँ, है ना। और ये सीरीज़ सिर्फ मैंने इसलिए शुरू की थी कि कहीं भी आपको दो एस्टेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हुए कहीं नहीं मिलते हैं, है ना। तो जितने मुझसे अच्छे से सॉल्व हुए, जो क्वेश्चन मैं अच्छे से करवा सकती हूँ, जिनका मुझे कंसेप्ट्स पता है, उन सब के लिए ही मैंने शुरू किया था कि मुझे ये सीरीज़ शुरू करनी है। किसी के कहने या सुनने से नहीं, कि सबको हेल्प मिलेगी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स इतनी वास्ट है, इनका कोई सिलेबस भी नहीं है एचटेट वालों का। ये कभी +1 2 दे देते हैं, कभी बीएससी एमएससी, तो ऐसे पेपर मतलब वेरी करता रहता है इनके सिम्टम से। तो हमें सब चीज़ की तैयारी करनी है, तो वो तैयारी हमारी कहाँ से हो सकती है? अगर हम प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करेंगे ना, तभी हमारी तैयारी क्या होगी, बेस्ट होगी। मेरा मानना है कि अगर आप इन प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बारी भी गो थ्रू हो जाते हो, तो आप कोई कंसेप्ट से ऐसा नहीं होगा जिसको आप टच नहीं कर पाओगे। अगर इन्हीं कंसेप्ट पे 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपके ऐसे के ऐसे नंबर प्रीवियस ईयर से ही आ गए, है ना। तो आपको इनकी तैयारी बेस्ट तरीके से करनी चाहिए, और जितना मैं हो सकती है बेस्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं किया है, खुद के मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। खुद मैंने जब तैयारी की थी, मैंने सबका सॉल्यूशन किया था, क्योंकि कहीं सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत से बुक्स की भी हेल्प लेनी पड़ी, इंटरनेट की भी हेल्प लेनी पड़ी, खुद के भी जो नोट्स थे उनको बार बार रिवाइज करके भी चेक करना पड़ा, है ना। ये तो है नहीं कि 100% सब कुछ मेरे को भी आता हो, है ना। तो ऐसा है कि मैंने बहुत मेहनत की है इन पे, और मैं ये चाहती हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखें तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें, है ना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं जो सोच रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, उसका फ़ायदा हो रहा है ना। तो इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको एक कमेंट और एक लाइक ही तो करना है। और ये नहीं कहती अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियरी हो रहा है, आपकी थोड़ी थिंकिंग इम्प्रूव हो रही है, थोड़े कंसेप्ट्स बन रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एक फिगर अपने को दे रखा है जो शो करता है एक वर्टिकल सिलेंडर वेसल सेपरेटेड बाय 2 पार्ट्स ऑफ अ फ्रिक्शन। उसको सेपरेट किया गया है हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन से। मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट किया है। एट इक्विलिब्रियम द लेंथ ऑफ अपर पार्ट, इक्विलिब्रियम पे अपर पार्ट की लेंथ कितनी है, L1, और लोअर पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी है, L2। और इसने कहा है कि ईच जो पार्ट है वेसल का, वो क्या कंटेन करता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द पिस्टन्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि एक पिस्टन है, ये है फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये L1 है, इसमें भी गैस मॉलिक्यूल्स है, और कैसी गैस है, आइडियल गैस है। यहाँ भी कैसी गैस है, आइडियल गैस है, और कितने मोल है, N=1 है। तो देखो ये गैस हमने पढ़ा था ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हमारे पास जो गैस है वो भी क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, P1। अगर मैं कह दूँ ये ऊपर वाला जो वेसल है या ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, P1, और अगर इसका एरिया A है तो कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ ऊपर की जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसके कारण इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन पे, तो वो हुआ P1A। एक सेकेंडरी फोर्स और भी होगा, क्या, कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये फ्रिक्शनलेस जो पिस्टन है, इस पे एक डाउनवर्ड क्या लगता है, वेट। तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg। इसका मतलब जो L1 सेक्शन है, जो ये L1 पार्ट है आपका, उस पर कितने तरीके की फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स जो गैस मॉलिक्यूल्स लगा रही है, और एक डाउनवर्ड क्या लग रहा है, वेट। अगर मैं सेकेंड पोर्शन की बात करूँ, जो L2 का पोर्शन है, उसमें हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिमिलरली ये भी क्या करेंगे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन पे अपना एक
प्रेशर लगाएंगे। अगर वो P2 प्रेशर है और दोनों का एरिया क्या है, सेम, दोनों का एरिया क्या है आपके पास, सेम, देन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल कितना फोर्स लगाएंगे, P2 ऑफ A। यहाँ पे कोई डाउनवर्ड आपके पास नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन ऊपर क्या जो फ्रिक्शन लेस पिस्टन है इस पे है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ क्या करेंगे, P2A एक फोर्स लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे। तो आपके पास क्या कंडीशंस होगी कि एट इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन अपर पार्ट एंड फोर्स ऑन अ लोअर पार्ट किसके इक्वल है, दैट शुड बी इक्वल टू mg P1A इज इक्वल टू P2 ऑफ A। तो यहाँ से mg निकल जाएगा, P2 माइनस P1 ऑफ A। हमें बताया गया है कि कैसी गैस है, आइडियल गैस है, तो ऑब्वियस है वो कैसा इक्वेशन फॉलो करती होगी, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती होगी। तो P1 इज इक्वल टू N1RT1 बाई V1। N1 क्या है 1, N2 भी क्या है 1, तो ये क्या आएगा RT1 बाई V1। RT टेम्परेचर भी क्या है दोनों का सेम, तो T1 और T2 भी क्या हो जाएगा T, तो ये क्या आएगा RT बाई V1 RT बाई V2। तो यहाँ पे पुट कर दो, mg आ जाएगा RT 1 बाई V2 माइनस 1 बाई V1, ठीक है। A अब अगर मैं क्या करूँ, A से मल्टीप्लाई, A अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ और वॉल्यूम को किसकी फॉर्म में लिख दूँ, एरिया और लेंथ की फॉर्म में। तो फर्स्ट का एरिया अगर A है और लेंथ क्या है L1, तो A L1 V1 हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा A ऑफ L2। तो यहाँ से mg किसके इक्वल आ जाएगा RT 1 बाई L2 माइनस L1। हमसे क्या पूछा था मास, तो ये क्या आ जाएगा RT बाई G 1 बाई L2 माइनस 1 बाई L1। ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में अपना लिख ले क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है अगली बार वो आपसे कुछ नंबर ऑफ मोल्स दे के, R आपके पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर की वैल्यू दे के, L2 और L1 की वैल्यू दे के सीधा मास पूछ ले, और ये कंसेप्ट आपको बताया ही ना। अगर आपके पास यहाँ पे फैक्चुअल वैल्यूज रख के वो मास की वैल्यू पूछ लेता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेम्परेचर या L2 L1 की वैल्यू लेके एक बार इसको सॉल्व करना ज़रूर देख ले, क्योंकि ये जो R है इस गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है, टेम्परेचर की जो यूनिट है और G की जो यूनिट है, उन यूनिट का कन्वर्जन अच्छे से कर ले। तो ये क्वेश्चन का एक फैक्चुअल क्वेश्चन आप कर ले, खुद से ही एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है, ये क्वेश्चन मतलब हायर लेवल की थिंकिंग का है थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब की बारी 100% चांस है कि फैक्चुअल आए, है ना, ज़रूरी नहीं ये ऐसा का ऐसा आ जाए, ठीक है। ये 2022 में 22 में ही पूछा है शायद ऐसा एक क्वेश्चन, वो मतलब सेम थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि इक्विलिब्रियम पे आपको फोर्सेस को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पार्टिकल है जो ऑब्जर्व हो रहा है फ्रॉम टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S1 एंड S2। फ्रेम S2 क्या है, एक्सिलरेटिंग है विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड F1 एंड F2 बी द फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन सीन फ्रॉम द S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। इसने नॉट पॉसिबल पूछा है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो मान लेती हूँ मेरे पास एक होता है S1 फ्रेम और एक होता है S2 फ्रेम। आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल का मतलब होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस फ्रेम होते हैं जो क्या ओबे करते हैं, आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपके पास क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। जो न्यूटन लॉज को ओबे नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होता है ना, उसमें मेनली पार्टिकल क्या होता है, या तो वो चेंजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है या फिर वो रोटेटिंग होता है। ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक कंडीशन होती है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर एक यूनिफॉर्म एसिलेशन से वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे अगर S1 और S2 की भी अगर मैं बात करूँ तो S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपका जो S1 पार्टिकल, जो S1 फ्रेम है वो क्या होगा, एक्सीलरेटिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू S2, या S2 पार्टिकल क्या होगा, एक्सीलरेटिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू S1।
मतलब इसने ये जो लाइन बोली है ना, द फ्रेम S2 इज एक्सीलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू S1, इसका मतलब ये है कि S2 मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू S1, ठीक है, किस वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्रेम से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा कि डेफिनेशन क्या है कि वो मूव करना चाहिए, कैसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना ही करना चाहिए। अगर वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उसका फोर्स जीरो होगा? मतलब उसकी जो वो वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, क्या उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो होगा? मतलब जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पार्टिकल है ना, वो कभी भी S1 अगर मान लेते, दो इसने फ्रेम हमने कंसिडर किए, एक S1 फ्रेम और एक S2 फ्रेम, ठीक है, दोनों को एक पार्टिकल दोनों फ्रेम में से देख रहे हैं, एक S1 है एक S2 है। अगर S1 V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और S2 स्टेशनरी है, तो दोनों क्या एक दूसरे के एक्सिलरेटेड है। तो अगर F1 मूव कर रहा है, S1 मूव कर रहा है, तो फोर्स इन फर्स्ट जो आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन सेकंड वाला जीरो होगा, क्योंकि सेकंड में आपका पार्टिकल जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है? स्टेशनरी है। तो आपके पास ये कंडीशंस कभी नहीं हो सकती कि दोनों ही फ्रेम क्या हो? स्टेशनरी हो। अगर दोनों ही फ्रेम स्टेशनरी हो जाते हैं ना, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होते, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होती, कि वो जो डेफिनेशन है आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसको कंट्राडिक्ट करेंगे। अगर वो कंट्राडिक्ट करेंगे तो क्यों कंट्राडिक्ट करेंगे? क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ वो क्या हो रहे हैं? एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ को नोट कर रहे हो? वो तो कोई पोजीशन ही नहीं हुई ना, ये तो एक स्टेशनरी पोजीशन होगी। हमने लिया क्यों था? रिलेटिव आपकी जो वेलोसिटी का चेंज था उसके लिए हमने किसका यूज़ किया था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। कि जैसे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों आए, चलो इसमें ही बता देती हूँ मैं, कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके थे ना, जैसे अगर मैं ट्रेन में जा रही हूँ, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ, तो बाहर से कोई बंदा मुझे देख रहा है तो मैं उसके हिसाब से ट्रेन में क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। लेकिन ट्रेन के साथ मैं कैसे मूव कर रही हूँ? ट्रेन के साथ कैसे कर रही हूँ? मैं मूव कर रही हूँ। तो इसका मतलब अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर है, आपका कोई पार्टिकल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हो जो अंदर बैठे हो, आपके हिसाब से वो बंदा मूव कर रहा है, लेकिन उस बंदे के हिसाब से कौन मूव कर रही है? ट्रेन मूव कर रही है, और आप क्या हो? स्टेशनरी उसमें बैठे हो, है ना। तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया था? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि एक ही कंडीशन को अगर हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में देखें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस स्टेशनरी नहीं हो सकते। अगर वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएंगे? स्टेशनरी हो जाएंगे, तो दोनों पे ही फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन इसका नहीं, थर्ड ऑप्शन इसका रॉन्ग रहेगा हमेशा। या तो ये हो सकता है कि दोनों ही एक्सेलरेट करें तो दोनों पे फोर्स नॉन जीरो होगा। अगर एक एक एक्सेलरेट करें तो उस कंडीशंस में आपके पास फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्टेशनरी होंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन थर्ड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बीएससी के टॉपिक्स में से पूछा गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आप जहां पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, फॉर अ पॉइंट चार्ज q दैट इज मूविंग ऑन अ स्पेसिफिक ट्राजेक्ट्री विद वेलोसिटी v देन रिटार्डेड स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल एज आर रिलेटेड एज। ये एमएससी का टॉपिक है। इसमें हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि ये एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है a, जो किस किस का फंक्शन है? r और टी का, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये है V दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और वी आर टी, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है ए आर टी इज इक्वल टू वी बाई सी स्क्वेयर वी आर इंटू टी। ए क्या है? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ए को हम बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और ये ए होता क्या है? ए जो आपका होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? तो अगर आपके पास गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी है तो वो कैसे निकलता है? डेल क्रॉस ए। ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है। आपके पास सेकंड है स्केलर वेक्टर पोटेंशियल भी बोल देते हैं जिसको, या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल भी बोल देते हैं, जो किसके इक्वल होता है? ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पोटेंशियल है। हमें पता है जब भी कर्ल जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप उसको इन द फॉर्म ऑफ
ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर लिख सकते हैं। तो ये v क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और इसका ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो e कैन बी रिटन एज e इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ b इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। तो b कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस a। तो ये दो फॉर्मूले भी आप इसके साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये MSA के टॉपिक से पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट ही आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस m एंड, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है a, और उसको मैंने सराउंड कर दिया सिमेट्रिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल ऑफ इक्वल मास, जिसका मास इक्वल है लेकिन रेडियस क्या है 2a। तो अगर मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है a, और एक बाहर की तरफ मैंने एक स्फेरिकल शेल लगा दिया, ये वाला स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस कितनी है 2a, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है एट अ पॉइंट 3/2, मतलब 1/1.5 ऑफ a फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब इन बिटवीन दैट कोई पॉइंट होगा, स्फीयर और स्फेरिकल शेल के बीच में एक पॉइंट है जिस पे हमें क्या बताना है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो उसके लिए एक जर्नल फार्मूला होता है, किसी भी कहीं भी पॉइंट क्यों ना हो उस पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो आपके लिए फार्मूला होता है gm/r², r² जो डिस्टेंस जहाँ तक हमें निकालना है। तो गिवन क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस कितनी है 3/2 ऑफ a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, gm 3/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm/9a का स्क्वायर। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि ग्रेविटेशनल एट एनी पॉइंट इन फील्ड आप निकाल सकते हैं gm/r²। वरना इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले आप स्फीयर का लेंगे, फिर आप स्फेरिकल शेल का लें, और फिर आप ये निकालें कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे हो वो कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जो क्या कहता है कि आपके पास एक रोड है ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस 5 किलोवोल्ट, जिसको मैंने ज्वाइन किया है, जिसका थर्मल रेजिस्टेंस इतना है, और उसको मैंने ज्वाइन किया है एट द मिड ऑफ एन आइडेंटिकल रोड AB। एक रोड ये वाली है, ऐसे है, और एक रोड इसी के ऊपर है, ऐसे। दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, लेकिन इस रोड के मिड पॉइंट पे मैंने क्या किया है, इस रोड को प्लेस किया है। तो मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एज अ मिड पॉइंट बिहेव करेगा। अगर इस पूरे की लेंथ L है और इस पूरे की लेंथ L है, तो यहाँ से मिड पॉइंट के बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, L/2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी बचेगी, L/2। अब इसने कहा है कि द एंड A, B एंड D आर मेंटेन्ड। A जो एंड है उस पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, B पे है 0 डिग्री सेल्सियस, और D पे है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मिड पॉइंट मैंने जो माना है, या फिर जो जंक्शन माना है, इसको अगर मैं P पॉइंट दे दूं तो इस P पॉइंट पे कितना टेम्परेचर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हम कहाँ से कर सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पता है कि dQ/dt किसके इक्वल होता है, K, जो कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, A इंटू डेल्टा T/L, कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आपके पास हीट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके एरिया के और जितना टेम्परेचर का डिफरेंस है बाय L। तो ये अगर मैं मिड पॉइंट मान लूँ तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। तो इस कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे कि इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या कंडीशंस बनती है। तो देखो, फोर स्टेडी स्टेट आपका है, हीट ट्रांसफर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब हीट एट पॉइंट A किसके इक्वल होगा, हीट एट पॉइंट B प्लस हीट एट पॉइंट ऑफ C, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, कम। हमें पता है हीट को कैसे लिखते हैं, dQ/dt इज इक्वल टू KA डेल्टा T/L, ठीक है। तो एरिया अगर सबका सेम है तो आपके पास लेंथ डिफर करेगी। K क्या है, थर्मल जो हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, या थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या होगा, K 100 माइनस x, इस एक पॉइंट को जहाँ पे हमें निकालना है उस पॉइंट पे मैंने टेम्परेचर कितना मान लिया, x। तो ये डिफरेंस कितना होगा टेम्परेचर का, 100 माइनस x बाय कितने डिस्टेंस है, L/2। सिमिलरली वो किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास इस x पॉइंट से D पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस देखूं तो x - 25 ओवर L इंटू K प्लस
एक्स माइनस 0 इंटू एल बाय एल बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हीट का एक्सचेंज, जो हीट थर्मल एक्सपेंशन में होती है वो किसके इक्वल है, डी क्यू इज इक्वल टू डी टी दैट इज इक्वल टू के ए चेंज इन टेम्परेचर ओवर एल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 45 जो क्या कहता है कि एक लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर S1 एक लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन कंडक्टिंग शीट S1 एंड S2 जो कैरी कर रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि एक सिग्मा 1 है और एक सिग्मा 2 है, दोनों को मैंने पैरेलल रखा है। जो सिग्मा 1 डेंसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिग्मा 2, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, दोनों कितने डिस्टेंस सेपरेटेड है, d, और कहाँ सेपरेटेड है, वैक्यूम में। ठीक है, अगर मेरे पास एक हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये एक पॉइंट है जहां से इसके जो ये दोनों आपस में d डिस्टेंस से दूर है। वर्क डन निकालना है बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मूविंग अ पॉइंट चार्ज q। हमें एक पॉइंट चार्ज मान लिया हमने, इन दोनों के बीच में मूव करा है जिसकी डिस्टेंस कितनी है a है, और ये जो a डिस्टेंस है ना वो कम है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से अलोंग, और ये कितना एंगल बना रहा है S1 के साथ 45 एंगल बना रहा है टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेट। तो हमें इसमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या पहले क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट्स, नॉन कंडक्टिंग शीट्स जो होती है, अगर मैं इस E1 इसको नाम दे दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर ये आपके पास 1 कंडक्टिंग शीट है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो वो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। अगर ये कंडक्टिंग लिख देता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, लेकिन इसने क्या लिखा है, नॉन कंडक्टिंग, तो ये क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो ये है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 2, कौन ज़्यादा बड़ा है, सिग्मा 1। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालोगे आप, जिस चार्ज के लिए इसने बोला है, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज जो चार्ज आपको गिवन है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इन दोनों के बीच में एंगल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल है इसके साथ, cos 45। तो ये क्या बनेगा, Q ऑफ E cos 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे E की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए, दैट कैन बी रिटन एज Q बाय √2 इंटू 2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सॉरी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने क्या लिखा है, QEA cos थीटा, दैट इज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो QE आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो थीटा एंगल है ना, ये डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स का है, क्योंकि ये पार्टिकल है इतना डिस्प्लेस हो रहा है और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो QEA cos थीटा। तो A जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो, तो यहाँ पे A भी आएगा, QA बाय 2√2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ऑप्शन सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इज QE। ठीक है, और हमें निकालना है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितनी है A और एंगल कितना है, cos 45। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46। ये क्या कहता है कि इन सम प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स एंट्रोपी S, जिसमें T आपको गिवन है A पावर SN, वेयर A एंड N आर द कॉन्स्टेंट्स, देन कॉरस्पॉन्डिंग हीट कैपेसिटी इसने पूछा है, जो किसका फंक्शन है, S का, और S होता क्या है, एंट्रोपी। ऑप्शंस आपको गिवन है। तो आपके पास क्वेश्चन, अगर टेम्परेचर आपको इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी गिवन है, तो DS अगर हमें पता है एंट्रोपी क्या होता है,
डी क्यू बाय टी इज इक्वल टू होता है डी एस, और डी क्यू इन टर्म्स ऑफ आपके पास अगर मास 1 है, इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होगा, एम सी डी टी होता है। तो सी अगर एम अगर 1 है, एम सी डी टी बाई टी दैट इज इक्वल टू डी एस। अगर मास 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सी डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो सी अगर हमें निकालना हो तो ये क्या निकलेगा, टी ऑफ डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी यहाँ से आप निकाल सकते हो, जो किसके इक्वल आएगा, ए एन एस पावर एन माइनस 1 की पावर -1। तो सी निकालने के लिए आप क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दोगे और ये डी एस बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दोगे, तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आ जाएगा, एस बाई एन के। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने मेरे थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ नहीं देखी है, जिसमें मैंने 5 लेक्चर लिए हैं, 45 डेज 45 टॉपिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और थर्मोडायनेमिक्स के आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, मैं इतना श्योरली कह सकती हूँ। इतनी अच्छी सीरीज़ है वो, आपको ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए उससे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। ये कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो किस पाथ में मूव कर रहा है, हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है अंडर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस देन द कंपोनेंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो क्या है, ट्वाइस है, किसके, जो आपकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसके। तो इसने रेशियो पूछा है P बाई आर का, जहाँ पे P क्या है, पिच है, और R क्या है, हेलिकल पाथ की रेडियस। तो हेलिकल पाथ कुछ इस तरह से होता है, अगर B कांस्टेंट है तो किसी भी दो कंस्ट्रक्टिव सर्कल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी क्या होती है, पिच होती है। और पिच का फार्मूला होता है टाइम पीरियड इनटू वी पैरेलल। और टाइम कितना होगा, किसी भी एक सर्कल में वो कितना पाथ मूव करता है, जितनी उसकी सरकमफेरेंस है दैट इज 2 पाई आर, और कितना हेलिकल पाथ में वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी परपेंडिकुलर। तो इसको लिखते हैं 2। यहाँ पे ये पैरेलल और परपेंडिकुलर का बहुत मीनिंग होता है, इसलिए इसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और इन्हीं दोनों के बीच में हमें रेशियो भी गिवन है। ठीक है, हमें पता है हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होता है, एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी। तो वी परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन बी और पैरेलल के ये है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, ये एक दूसरे का क्या था, डबल। मतलब आपके पास वी पैरेलल जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, डबल ऑफ वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी के। इसने गिवन है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू। तो P बाय आर का रेशियो इसने पूछा है, P आपको डेफिनेशन से पता लग गया, R हमें पता है। ये R कैसे निकला, मैंने कहा था ना, जब भी कोई पार्टिकल क्या करते हैं हम, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर किसके इक्वल होगा, हमेशा जो चार्ज ऑफ पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, QVB। यहाँ से R निकाला है इसने, mv बाय QB। तो ये पुट कर देंगे, जब P बाय आर देखेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर वी पैरेलल बाय वी परपेंडिकुलर। और ये रेशियो आपको गिवन है, वी परपेंडिकुलर बाय किसके इक्वल है, 2 ऑफ वी परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई। और ये एक थ्योरेटिकल रिजल्ट भी है, जब हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव करता है हेलिकल पाथ में, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि पिच और रेडियस का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पिच कैसे वेरी कर रही है, अगर इन दोनों के बीच में ये जो एंगल मैं चेंज कर दूँ तो कैसे वेरी करेगा। ठीक है, ये वैसे हम नेट लेवल में पढ़ते हैं, नेट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 48, जो क्या कहता है कि एक 0.46 माइक्रोमीटर थिक सैंपल है गैलियम आर्सेनिक का, जिसको मैंने एल्यूमिनेट किया है विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, हैविंग अ सिंगल वेवलेंथ।